वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, सोनिक मूवी एक लेजेंडरी मूवी साबित हुई है। सोनिक की कास्ट, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन, ये सब मिलके एक मास्टरपीस बनाते हैं। इस मूवी में भी हमें जिम कैरी ऐसा डॉक्टर रोबोटनिक्स दिखाई देंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मशरूम यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर अब तक भी डॉक्टर रोबोटनिक्स अटके हुए थे। यहाँ पर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़े थे और वो हर दिन सोनिक को याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से डॉक्टर रोबोटनिक्स यहाँ पर अटके हुए हैं। फालतू बैठे बैठे अब डॉक्टर रोबोटनिक्स ने यहाँ पर खुद के स्पेसशिप से एक और नया गैजेट बना लिया था यहाँ से बाहर जाने के लिए। इसी के साथ में डॉक्टर रोबोटनिक्स के पास में सोनिक का एक हेयर था, जिसके अंदर अल्टीमेट पावर्स भी थी। डॉक्टर रोबोटनिक्स अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जिसके बाद में वो यहाँ से बाहर निकलने के सारे सपने देख चुके थे। टाइम था इस हेयर को यूज करने का, जिसके बाद में वहाँ सोनिक का हेयर अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। काफी ज्यादा लाइट के साथ में यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। साथ ही साथ एक रिंग ओपन होती है, जिसके अंदर दूसरे यूनिवर्स के लोग मशरूम यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पे पहले से ही काफी सारे ट्रैप लगा रखे थे। एक एक ट्रैप अपना काम करता है और ये सारे लोग यहीं पे मारे जाते हैं। डॉक्टर भागने के लिए आगे बढ़ते हैं इस रिंग से जाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक और हैजॉग की एंट्री होती है। इस हैजॉग का नाम नकल्स था और नकल्स भी यहाँ पे सोनिक को ही ढूंढता हुआ पहुंचा था। नकल्स जब यहाँ पे डॉक्टर के हाथ में सोनिक का हेयर देखता है तो पूछता है कि आखिर सोनिक कहाँ मिलेगा। अब डॉक्टर को यहाँ से बाहर भी निकलना था और सोनिक से बदला भी लेना था। इसी कारण वो नकल्स को बताता है कि ये हेयर वाला मालिक यानी कि सोनिक जहाँ मिलेगा मैं वहाँ तुम्हें लेके जा सकता हूँ। और अब डॉक्टर यहाँ नकल्स के साथ में निकल पड़ता है। अब अगला सीन हमें यहाँ अर्थ का दिखाया जाता है। यहाँ घर आने के बाद हमें पता चलता है कि मैडी की सिस्टर रेचल, जिसे कि हमने फर्स्ट मूवी में देखा था, जो कि सोनिक को देखते ही बेहोश हो गई थी, एक दो दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। टॉम और मैडी की सिस्टर की शादी में जाने के लिए निकलने वाले थे। सोनिक इनकी मदद करता है, एक रिंग ओपन करता है और खूब सारे प्रॉमिस करता है कि वो घर में अच्छे से रहेगा, कुछ तोड़फोड़ नहीं करेगा और सारी चीजें संभाल लेगा। यहाँ सोनिक इन दोनों को भेज देता है और वापस लौटने के लिए एक रिंग देता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है। यहाँ अब हमें टेल्स के बारे में दिखाया जाता है, जो कि सोनिक के फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया था। सोनिक एक रिंग के जरिए और कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ पे पहुंच चुका था। टेल्स यहाँ पे सोनिक को वार्निंग देने आया था और इसी के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने के लिए आया था। यहाँ पर सोनिक अभी अपने घर के अंदर एंजॉय कर ही रहा था, तभी घर के अंदर लाइट के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं और सारी लाइट्स बंद हो जाती है। सोनिक को लगता है कि उसके घर वाले आए होंगे, लेकिन तभी दरवाजे का नॉब तोड़ते हुए यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर रोबोटनिक्स की। सोनिक समझ नहीं पाता कि आखिर वो मशरूम प्लेनेट से यहाँ कैसे पहुँच गया। इस बार सोनिक सोचता है कि वो रोबोटनिक्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन सोनिक रोबोटनिक्स के अटैक करने से पहले ही खुद जख्मी हो जाता है, क्योंकि इस बार सोनिक पे अटैक करने के लिए नकल्स उसके सामने था। यहाँ नकल्स सोनिक को बहुत इजीली रोक लेता है और उसके बाद उसे पंच भी मारता है। नकल्स सोनिक को पकड़ता है और मास्टर एमराल्ड के बारे में पूछता है। सोनिक को कुछ नहीं पता था कि नकल्स आखिर किस एमराल्ड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे अब नकल्स बोलना स्टार्ट करता है कि लॉन्ग क्लॉ आखिर कैसे मारी गई। लॉन्ग क्लॉ के ऊपर अकेटना वॉरियर्स ने अटैक किया था और उसी के कारण लॉन्ग क्लॉ मारी गई है, क्योंकि उनके पास एमराल्ड का राज था और अब वही एमराल्ड का राज जरूर तुम्हें पता होगा। अगर सोनिक तुमने ये नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। अब यहाँ पे सोनिक ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, क्योंकि नकल्स उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पे टेल्स पहुँच जाता है, वही पुलिस की गाड़ी लेके सोनिक की जान बचाता है और उसे अपने साथ लेके निकल जाता है। नकल्स काफी दूर तक उनका पीछा करता है। अब सोनिक को ये नहीं पता कि अब टेल्स यहाँ पे कैसे आ गया, टेल्स कहाँ से आया है और आखिर उसने सोनिक की जान क्यों बचाई है। इतने सारे क्वेश्चन अभी सोनिक के पास में थे, लेकिन सोनिक की जान टेल्स ने बचाई थी, वही अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। टेल्स अब यहाँ पे नकल्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है, जो कि अब तक के यूनिवर्स का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल वॉरियर है और उसकी खोज मास्टर एमराल्ड है। नकल्स यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वो तुम्हें ढूंढना चाहता है। नकल्स को यही लगता है कि मास्टर एमराल्ड के बारे में सब कुछ तुम्हें पता है। या नकल्स टेल की कार पे अटैक कर चुका था। अब टेल्स सोनिक को कहता है कि तुम्हें मुझ पे बिलीव है ना, और उसके बाद टेल्स उस कार को नीचे खाई में गिरा देता है। टेल्स के पास पावर थी क्योंकि वो एक फॉक्स था और उसके पास में 2 टेल थी, जिसके कारण वो उड़ सकता था। नकल्स तो माउंटेन को पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वहीं पे टेल्स सोनिक को लेके उड़ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर रोबोटनिक्स अपने असिस्टेंट स्टोन को मैसेज भेजते हैं और उसे बताते हैं कि वो वापस आ चुके हैं। स्टोन अपने सारे काम को बंद करता है, क्योंकि इतने टाइम से बस वो एक कैफे चला रहा था। डॉक्टर रोबोटनिक्स का मैसेज आते ही वो अपने कैफे को बंद करता है और उनकी मदद के लिए रोबोटनिक्स का गैजेट भेजता है। अब जब रोबोटनिक्स का गैजेट आ चुका था तो उसके अंदर काफी सारे ड्रोन भरे हुए थे। अब जब उन्हें इन्फिनिटी पावर के बारे में पता चल चुका था तो डॉक्टर रोबोटनिक्स के मन में
वो पावर भी थी। डील के अंदर ये कहा जाता है कि डॉक्टर रोबोटनिक्स उस अल्टीमेट पावर को ढूंढने में नकल्स की मदद करेंगे। वहीं पे नकल्स डॉक्टर रोबोटनिक्स के पास सोनिक ला के देगा। यहाँ सोनिक अब अपनी जान बचा के एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसे एक पुलिस वाला भी मिलता है। साथ ही साथ सोनिक के पास लॉन्ग क्लॉ का एक मैप भी था। टेल्स यहाँ पे नकल्स के बारे में पूछता है कि आखिर वो नकल्स के बारे में कितना जानता है। यहाँ पे सोनिक टेल्स से ये भी पूछता है कि आखिर उसने लॉन्ग क्लॉ का जिक्र ही क्यों किया, वो आखिर लॉन्ग क्लॉ को कैसे जानता है। यहाँ पे टेल्स सोनिक को कहता है कि जरूर लॉन्ग क्लॉ मास्टर एमराल्ड के बारे में जानती होंगी, इसी कारण नकल्स ने उनका नाम लिया है। अब सोनिक उसी मैप पे अपना फिंगर रखता है। ये लॉन्ग क्लॉ ने आखिरी वक्त दिया था सोनिक को। सोनिक के टच करते ही वो पूरा मैप चमकने लगता है। उसकी ब्राइटनेस के बाद में वहाँ लॉन्ग क्लॉ निकल के आती है। ये लॉन्ग क्लॉ का एक आखिरी मैसेज था सोनिक के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्लॉ सोनिक के लिए सब कुछ था। यहाँ पे लॉन्ग क्लॉ सोनिक को मैसेज देना स्टार्ट करती है कि मास्टर एमराल्ड के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा इन्फिनिटी और स्ट्रॉन्ग पावर्स है और उसे दुनिया के लोगों से बचाने के लिए एक सीक्रेट टेम्पल के अंदर रखा गया है ताकि वो किसी भी गलत हाथों में न आ पाए। वो एमराल्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जिसके भी पास रहेगा हर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाएगा। ये मास्टर एमराल्ड इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी की भी सोच को सच कर सकता है। लॉन्ग क्लॉ जाने से पहले कहती है कि जब तक वो जिंदा थी तब तक मास्टर एमराल्ड का उसने ध्यान रखा था, लेकिन लॉन्ग क्लॉ के जाने के बाद इसका ध्यान सोनिक के अलावा और कोई नहीं रख सकता था और सोनिक के अलावा लॉन्ग क्लॉ को किसी के ऊपर बिलीव नहीं था। अब सोनिक का काम था इस मास्टर एमराल्ड को प्रोटेक्ट करने का। लॉन्ग क्लॉ का ये मैप मास्टर एमराल्ड तक पहुंचने का मैप था। अब जब नकल्स डॉक्टर रोबोटनिक्स के पास है तो वो जरूर मास्टर एमराल्ड तक पहुंच जाएंगे। वो पहुंचे उससे पहले सोनिक टेल्स को लेके वहाँ पे जाना चाहता था। मैप के जरिए और टेल्स के गैजेट के जरिए इन्हें सबसे पहला क्लू साइबेरिया का मिलता है, जहाँ पे ये रिंग की मदद से साइबेरिया पहुँच जाते हैं। यहाँ अब डॉक्टर रोबोटनिक्स वापस से अपनी लैब में पहुँच चुका था, जहाँ पे उसका असिस्टेंट स्टोन भी था और साथ में नकल्स भी था। ये तीनों मिलके सोनिक के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिर में इन्हें पता भी चल जाता है कि सोनिक कहाँ है। यहाँ सोनिक और नकल्स एक आइस केव के अंदर पहुँचते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा था जहाँ पे आउल लैंग्वेज लिखी हुई थी। सोनिक के पास अपना मैप था जिसके ऊपर भी कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। साथ ही साथ टेल्स अपने गैजेट की मदद से उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है और साथ ही साथ सोनिक को बताता है कि आज से हजारों साल पहले अकेटना वॉरियर्स के एक ग्रुप ने मिलके 7 क्योस एमराल्ड जेम्स को मिलाकर एक पावरफुल और काफी डेंजरस और अनस्टॉपेबल इन्फिनिटी वेपन बनाया, जिसे मास्टर एमराल्ड का नाम दिया गया। जिस क्रीचर के पास में भी ये मास्टर एमराल्ड होगा, इस एमराल्ड की मदद से वो हर किसी को डिफीट कर सकता है, फिर चाहे उसके सामने कितनी ही बड़ी आर्मी क्यों ना हो। और तब यहाँ पे आउल्स पहुँच गए और अकेटना वॉरियर से फाइट की और साथ ही साथ इस मास्टर एमराल्ड को अपने साथ ले गए। अब यहाँ पे आउल्स को पता था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी है, अगर इसे किसी ने गलत सोच से यूज किया तो यूनिवर्स खत्म हो सकती है। इसी कारण इन आउल ने उस एमराल्ड को बचाने के लिए कसम खाई। अंदर जाने के बाद सोनिक और टेल्स को आउल के नीचे एक बड़ा सा स्टैंड मिलता है और साथ ही साथ में 4 कैरेक्टर्स भी मिलते हैं और अब सोनिक इन कैरेक्टर्स को मैप से मैच करता है, जिसके बाद उस आउल के अंदर पावर आ जाती है और इसी के साथ इनके सामने एक नया कंपास आता है। अब यही कंपास मास्टर एमराल्ड तक पहुंचने की चाबी था, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि अब इनके सामने रोबोटनिक्स अपने काफी सारे ड्रोन और नकल्स को लेके यहाँ पहुँच चुका था। यहाँ रोबोटनिक्स अब अपने सारे ड्रोन को सोनिक के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन सोनिक अपनी पावर्स के जरिए इन ड्रोन को ब्लास्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। नकल्स भी सोनिक के पीछे ही था। सोनिक यहाँ पे नकल्स से पूछता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जहाँ पे नकल्स बताता है कि मैं अकेटना वॉरियर्स का आखिरी वॉरियर हूँ। मेरी सारी टीम लॉन्ग क्लॉ के पास में गई थी और मुझे इसलिए नहीं लेके गए थे क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। यहाँ पे अकेटना वॉरियर्स की एक तरफ सारी टीम थी, वहीं पे दूसरी तरफ लॉन्ग क्लॉ की आउल टीम थी, जिसके बाद में सारे अकेटना वॉरियर्स मारे गए और अब इस चीज का बदला नकल्स लेना चाहता था, जिसके बाद वो पूरी यूनिवर्स पे रूल कर सके। सोनिक को भी अपना फ्लैशबैक याद आता है कि लॉन्ग क्लॉ ने सोनिक को बचाने के लिए ही उसे किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया था। उस समय लॉन्ग क्लॉ के सामने अकेटना वॉरियर्स थे। अब यहाँ पे टेल्स सोनिक को लेने के लिए पहुँचता है। सोनिक यहाँ पे टेल्स को कहता है कि ये कंपास लो और यहाँ से भाग जाओ, बहुत दूर चले जाओ। टेल्स के हाथ में आने से पहले ही ये कंपास डॉक्टर रोबोटनिक्स के हाथ में आ जाता है। नकल्स डॉक्टर रोबोटनिक्स के साथ चला जाता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक्स टेल्स के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिसके कारण टेल्स वहीं पे गिर जाता है। अब यहाँ इतनी सारी हलचल और इतने सारे ब्लास्ट हुए थे कि आइस माउंटेन अब गिरने वाले थे। अब यहाँ पे सोनिक टेल्स को अपने पास उठाता है और वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। सोनिक के पास अब आखिरी एक उम्मीद थी क्योंकि उसके काफी सारे रिंग्स नीचे भी गिर चुके थे। वो टॉम को कॉल लगाता है और उसे इमरजेंसी के टाइम पे बोलता है। यहीं पे दूसरी तरफ टॉम मैडी के साथ में उसकी बहन रेचल की वेडिंग अटेंड कर रहे थे। अब सोनिक के कहते ही टॉम उस रिंग को यूज करने वाला था, लेकिन टॉम के पास असली
रिंग नहीं थी बल्कि असली रिंग एक्सचेंज हो गई थी। यहाँ पे टॉम रेचल के फियांसे रैंडल से वो रिंग वापस मांगता है क्योंकि जो रिंग टॉम के पास थी उससे कोई पोर्टल ओपन नहीं होता। रैंडल अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। यहाँ पे रेचल भी टॉम के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। आखिर में टॉम को गुस्सा आता है, वो रैंडल को एक पंच मारता है और उससे वही रिंग वापस ले लेता है और उससे पोर्टल ओपन कर देता है। अब यहाँ पे सोनिक और टेल्स बाहर तो आ जाते हैं लेकिन अपने साथ में इतनी सारी स्नो लेके आते हैं कि वो पूरी वेडिंग बर्बाद कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो पूरी वेडिंग एक प्लान करी गई वेडिंग थी क्योंकि यहाँ पे हर जगह फेडरल एजेंट्स थे। लास्ट मूवी के अंदर हम सभी लोगों ने कैप्टन को देखा था जो कि सोनिक को देखना चाहते थे, इसी कारण वो हमेशा से ही टॉम और मैडी के ऊपर नजर लगाए हुए थे। यहाँ पे कैप्टन आते ही सोनिक और टेल्स को अरेस्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ मैडी और टॉम को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब जब रेचल की पूरी वेडिंग बर्बाद हो ही चुकी थी तो वो अपनी बहन मैडी की हेल्प करती है टॉम और सोनिक को बाहर निकालने में। तभी यहाँ पे इन्हें टेल्स का एक बैग भी मिल जाता है जिसके अंदर खूब सारे गैजेट थे। आगे जाने के बाद मैडी को काफी सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं लेकिन रेचल मैडी की मदद करती है और मैडी वहाँ से टॉम तक पहुँच जाती है। यहाँ डॉक्टर रोबोटनिक्स और नकल्स अब इस कंपास को यूज करने वाले थे, इसी कारण ये लोग मिलके एक आइलैंड पे पहुँचते हैं। इस आइलैंड पे नकल्स इस कंपास को रख देता है और कंपास को रखते ही ये पूरा आइलैंड चमकने लग जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मास्टर एमराल्ड तक पहुँचने की चाबी है, उसी तरीके से जैसे ही कंपास को यूज किया जाता है तो वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। ये पूरा ओशियन दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, नीचे की तरफ स्टेयर्स निकलती है और यहाँ वही सीक्रेट टेम्पल बाहर निकल आता है। सोनिक वहाँ से अकेले ही इस सी में भागने लगता है। सोनिक के पास अपनी स्पीड की पावर थी, इसी स्पीड को यूज करते हुए वो पानी के ऊपर तेजी से भागता है। यहाँ सोनिक भी इसी टेम्पल में पहुँच जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नकल्स और डॉक्टर रोबोटनिक्स काफी सारे ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उस पूरे टेम्पल में हर कदम पे जानलेवा ट्रैप्स थे। वहीं पे सोनिक के पास भी स्पीड थी, इसी कारण वो काफी ज्यादा तेजी से एमराल्ड के पास पहुंचने वाला था। अब यहाँ पे नकल्स और सोनिक एक दूसरे के सामने थे, इन दोनों के बीच अपनी अपनी फाइट स्टार्ट होती है अपनी अपनी पावर्स के साथ में। यहाँ पे सोनिक अब नकल्स को बिल्कुल भी माफी नहीं देता और उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। सोनिक नकल्स को पंच दे दे के सीधा जमीन के अंदर घुसा देता है। वहीं पे इन दो हैजॉग की लड़ाई के अंदर डॉक्टर रोबोटनिक्स इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। डॉक्टर रोबोटनिक्स सीधा जाते हैं मास्टर एमराल्ड के पास में और अब एमराल्ड के टच करते ही डॉक्टर रोबोटनिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और अब यहाँ से डॉक्टर रोबोटनिक्स सीधा टेलीपोर्ट होके अपने असिस्टेंट स्टोन के पास पहुंचता है। अब जब एमराल्ड सीक्रेट टेम्पल में नहीं थी तो ये सीक्रेट टेम्पल अपने आप को खत्म कर रहा था और वो पूरा टेम्पल टूटने के कारण इस जगह में पानी भरता जा रहा था। नकल्स के ऊपर एक बड़ा सा भीम आके गिरता है जिसके कारण नकल्स नीचे दब जाता है। सोनिक अकेला वहाँ से नहीं भागता, सोनिक को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो नकल्स की मदद करता है क्योंकि नकल्स नीचे पानी के अंदर था। सोनिक अपनी पूरी पावर लगाता है, नकल्स की भी आंखें खुल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर इन दोनों ने एक दूसरे की जान क्यों बचाई। दोनों ही कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैंने रिटर्न में तुम्हारी जान बचाई। अब यहाँ पे सोनिक नकल्स को समझाता है कि हम सब में से बुरा डॉक्टर रोबोटनिक्स है, हम दोनों की फाइट के अंदर वो मास्टर एमराल्ड को अपने साथ ले गया है, अब हम दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, उसने तुम्हारा फायदा उठाया है। ये दोनों हाथ मिला के अब डॉक्टर रोबोटनिक्स से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरी फेडरल यूनिट स्टोन के घर के बाहर खड़ी थी डॉक्टर रोबोटनिक्स को पकड़ने के लिए। यहाँ पे टॉम और मैडी भी पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे मास्टर एमराल्ड की पावर डॉक्टर रोबोटनिक्स के अंदर थी, इसी कारण वो बाहर उड़ता हुआ आता है और अपनी पावर्स के कारण वो हर मेटल और स्टील की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे टेल्स, सोनिक और नकल्स एक प्लेन के अंदर आगे बढ़ते हुए आते हैं जहाँ पे इन्हें दूर से ही वो जॉइंट रोबोट दिखाई देता है। अब ये तीनों अपनी अपनी पावर्स के साथ में एक प्लान बनाते हैं कि ये अपनी पावर्स का यूज करेंगे और डॉक्टर रोबोटनिक्स का ध्यान भटकाएंगे। यहाँ सोनिक कहता है कि डॉक्टर रोबोटनिक्स को सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए हूँ, इसलिए मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा। सोनिक सामने आ जाता है और डॉक्टर रोबोटनिक्स बार बार में सोनिक के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पे टेल्स और नकल्स इस रोबोट के अंदर पहुंच जाते हैं। टेल्स यहाँ पे अपने काफी सारे क्लोन बनाती है और डॉक्टर रोबोटनिक्स को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक्स के पास इतनी पावर होती है कि वो सारे क्लोन्स को एक ही बार में गिरा देता है। टेल्स यहाँ पे नीचे गिर जाता है, लेकिन असल के अंदर ये बस उसका एक प्लान था। तभी वहाँ पे नकल्स आ जाता है जिससे कि अब डॉक्टर रोबोटनिक्स से बदला तो लेना ही था और अब यहाँ पे नकल्स डॉक्टर रोबोटनिक्स को एक पंच मारता है जिसके कारण मास्टर एमराल्ड वहाँ से बाहर निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। अब सभी यहाँ पे इंजर्ड हो चुके थे। एमराल्ड होने के कारण ही अपने माइंड से डॉक्टर रोबोटनिक्स उस रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अब एमराल्ड नहीं होने के कारण डॉक्टर रोबोटनिक्स उस रोबोट को मैनुअली कंट्रोल करते हैं। सोनिक इतना ज्यादा इंजर्ड था कि अपने सामने पड़े हुए एमराल्ड को भी वो नहीं उठा पा रहा था, वो कुछ आगे बढ़ता है। तब तक डॉक्टर रोबोटनिक्स भी उस रोबोट की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। इसी टाइम हम देखते हैं कि टॉम और मैडी एक गाड़ी को लेके सोनिक की मदद करने के लिए भागते हैं। यहाँ पे इस रोबोट का पैर इनके ऊपर गिरने
ही वाला था कि तभी गाड़ी की मदद से ये लोग आगे निकल जाते हैं। अब जब सोनिक के पास ये मास्टर एमराल्ड आ गया था तो सोनिक को नहीं पता था कि आखिर इसे यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर रोबोटनिक्स इस पूरी जगह पे आग भी लगा देता है जिसके बीच के अंदर ये तीनों बैठे थे। तभी एकदम से सातों जेम्स मिलके एक सर्कल बनाते हैं, यानी कि एक रिंग बनाते हैं जो कि सोनिक के अंदर चले जाते हैं। और अब जब सोनिक के पास इन 7 जेम की पावर आती है तो सोनिक अल्ट्रासोनिक बन जाता है, बल्कि अब तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो येलो गोल्डन जैसा हेजॉग बन जाता है। इतनी पावर्स के साथ में सोनिक अब उस पूरे रोबोट के ऊपर अटैक करते जाता है। उस रोबोट के अंदर से लेके बाहर तक वो इतने होल करता है कि सिर्फ एक स्टेप के साथ में ही वो पूरा रोबोट नीचे गिर जाता है। अब इतनी सारी पावर्स के साथ में सोनिक ऐसे खड़ा था कि मानो वो पूरी तरीके से बदल चुका है और इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बन चुका है। लेकिन तभी सोनिक अपनी पावर दिखाता है, लेकिन वहाँ से वो क्या मंगाता है, वहाँ से वो एक हॉट डॉग मंगाता है। तब टॉम और मैडी को लगता है कि हमारा सोनिक कभी चेंज नहीं होगा। अब सोनिक अपनी बॉडी से उन 7 जेम्स को बाहर निकाल देता है क्योंकि सोनिक को वो पावर्स नहीं चाहिए थी, वो जैसा है वो बहुत अच्छा है। नकल्स इन सारे जेम्स को लेके वापस से मास्टर एमराल्ड क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे नकल्स और टेल्स सोनिक से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतने सारे पावर्स को क्यों डिनाई किया। तब सोनिक कहता है कि इसका हक हम तीनों के ऊपर है। आज के बाद हम तीनों कसम खाते हैं कि हम इस मास्टर एमराल्ड को मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। और अब नकल्स और टेल्स भी इसी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पे ये सभी मिलके बेसबॉल खेलते हैं। और अब टाइम आता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का, जहाँ पर हम कैप्टन को अपनी पूरी टीम के साथ में देखते हैं जो कि सभी मिलके डॉक्टर रोबोटनिक्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी कहीं भी नहीं मिल रही थी। इन लोगों का कहना था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद में डॉक्टर रोबोटनिक्स नहीं बचेगा, लेकिन हम वहाँ पे सोल्जर की ड्रेस में स्टोन को देखते हैं। गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है कि स्टोन ने जरूर डॉक्टर रोबोटनिक्स को बचा लिया है। इसी के साथ में हम एक ट्यूब के अंदर एक और हेजॉग को देखते हैं जो कि ब्लैक था। और साथ ही साथ मुझे ऐसे लगता है कि अब एक और मूवी बनाई जाएगी जहाँ पे अगली बार भी हमें डॉक्टर रोबोटनिक्स से सोनिक के पीछे लगे हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ न्यू विलन भी हमें दिखा दिया गया है, ये एक ब्लैक हेजॉग है। और अगर आप सभी लोगों को इसका नाम पता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी, मुझे ये भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।